नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आगामी सोमवार को राज्य में भाजपा की नई सरकार का गठन हो जाएगा। राज्य में भाजपा ने साल 2002 में भाजपा ने 127 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस बार भाजपा ने राज्य में 155 से ज्यादा सीट जीतकर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिसे छूना किसी भी अन्य दल के लिए आसान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी को चुनने की चुनौती है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने एक ओर जहां लोकतंत्र को मजबूती दी है, तो वहीं जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने युवाओं की बढ़ती आकांक्षा को नए आयाम देने और उसे नई सदी के संकल्पों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देते हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के मामूली वोट प्रतिशत के अंतर से हराने के बाद प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि जन विकास और राज्य विकास की रफ्तार लगातार जारी रहेगी। पीएम ने बिहार के कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव को भाजपा पर बढ़ते विश्वास की एक बानगी बताया। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, धन्यवाद गुजरात। पीएम ने ट्वीट में कहा कि अभूतपूर्व चुनाव परिणामों को देखकर मैं अभिभूत हूं। लोगों ने विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया और साथ ही ये जता दिया कि इस गति में तेजी जारी रहे। मैं गुजरात की जनशक्ति को नमन करता हूं। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि सभी मेहनती कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक एक चैंपियन है। ये ऐतिहासिक जीत हमारे कार्यकर्ताओं की असाधारण मेहनत के बिना संभव नहीं होती, जो हमारी पार्टी की असली ताकत है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल की जनता का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को उनके स्नेह और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम आने वाले समय में राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने और लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए काम करते रहेंगे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कुल 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजे भी आ चुके हैं। यूपी में रामपुर सदर विधानसभा सीट पर आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा को 33,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को कांटे की टक्कर में 3,645 वोटों से हरा दिया। राजस्थान में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने राजस्थान में चूरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट भानु प्रतापपुर से कांग्रेस की सावित्री मंडावी जीत गई हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर खतौली उपचुनाव में एसपी आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया चुनाव जीत गए हैं। रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 22,165 वोटों से हरा दिया है। बीजेपी को ओडिशा में भी हार का सामना करना पड़ा है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने भाजपा को बड़े अंतर से हरा दिया है।
मैनपुरी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज शाक्य को हराया। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा निजी विधेयकों का दिन है, जिसमें समान नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता विधेयक जैसे करीब 43 विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वक्तव्य। तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सूची में अनुसूचित जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सूचीबद्ध है। एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल और भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर नियम 193 के तहत जारी चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में भी कई निजी विधेयक विधायी कार्यों में शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल ऊर्जा, शिक्षा, सड़क, परिवहन और शहरी विकास से संबंधित उत्तराखंड की कई परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया था। G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। 5 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। चक्रवाती तूफान मैंडूज का असर दिखने लगा है। इसके कारण चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने मैंडूज तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तूफान की आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। राजस्थान के जोधपुर में एक गंभीर हादसा हुआ है। यहां के भोंगरा गांव में एक घर में शादी के दौरान आग लगने से 5 की मौत और करीब 55 लोग घायल हो गए। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन कल पणजी, गोवा में केंद्रीय पर्यटन और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में किया गया। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में भारत सरकार ने एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना करके आयुर्वेद के विश्वव्यापी विस्तार को सुगम बनाया है। इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक पुस्तक श्रृंखला के तीसरे संस्करण का भी विमोचन किया गया। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में उन्नत अध्ययन की सुविधा के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और रोजेनबर्ग की यूरोपीय आयुर्वेद अकादमी, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। देश में आयुष क्षेत्र का बाजार आकार 2014 के $3 बिलियन से बढ़कर अब $18 बिलियन से अधिक हो गया है, जिसमें 6 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 53 देशों के 400 विदेशी प्रतिनिधियों सहित दुनिया भर के 4500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आरोग्य एक्सपो में 215 से अधिक कंपनियां, प्रमुख आयुर्वेद ब्रांड, दवा निर्माता और आयुर्वेद से संबंधित शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान भाग लेंगे। रूफटॉप सौर कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक विस्तार दिया गया है और इसलिए इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। वित्त वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर तक 614 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के साथ ही भारतीय रेलवे ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.3% की वृद्धि दर्ज की है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1121.95 करोड़ रुपए की लागत से NH उन्नयन कार्यों को मंजूरी दी। पर्यटन मंत्रालय ने 22 दर्शनीय स्थलों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में दर्शन स्थानों व्यू पॉइंट्स का विकास परियोजना को स्वीकृति दी। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कहा कि उसकी योजना $40 करोड़ का निवेश करके 27 बोइंग B7878 विमानों और 13 B777 विमानों समेत चौड़े आकार के अपने दोनों बेड़ों को नए जैसा बनाने की है। स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने राज्यसभा में अपनी 138वीं रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग को केंद्रीय नियामक के साथ चिकित्सा उपकरण लाइसेंसिंग को केंद्रीकृत करने के पहलू का अध्ययन करना चाहिए। इससे अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने से जुड़ी तैयारियों में ढिलाई बरतने पर रिजर्व बैंक की आलोचना के संदर्भ में एक्सिस बैंक के मुखिया ने कहा कि बैंकों के पास इस तरह का कारोबार खड़ा करने के लिए पैसे नहीं हैं। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम का निदेशक मंडल 13 दिसंबर को शेयर पुनर्खरीद के प्रस्ताव पर विचार करेगा। कंपनी के पास नकदी की स्थिति को देखते हुए यह प्रस्ताव रखा गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम कर रही सूचना प्रौद्योगिकी IT इकाइयों के कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक पूरी तरह घर से ही काम करने का विकल्प देने की अनुमति दे दी। तेल, साबुन और शैम्पू जैसे दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ओजीवा में बहुलांश हिस्सेदारी और वेलबीइंग न्यूट्रिशन में 19.8% अधिग्रहण करने की घोषणा की। ये सौदा 335 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय दूरसंचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली BSNL की 4G आधारित प्रौद्योगिकी को अगले 5-7 महीनों में 5G में अद्यतन किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के मौके पर चाय बोर्ड अगले साल गुजरात में विभिन्न किस्म की चाय की चुस्की लेने और उसका लुत्फ उठाने के लिए केंद्र स्थापित करेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की है कि देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने कहा कि उसने शहर की मौजूदा बस और फीडर सेवाओं के साथ चेन्नई में मेट्रो रेल प्रणाली संपर्क की नई लाइन बिछाने और मेट्रो रेल नेटवर्क में सुधार के लिए $78 करोड़ की वित्त सुविधा को मंजूरी दी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने नवंबर में भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में 14,205 करोड़ रुपए डाले।
भारत सरकार ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा से कहा है कि वो सरकारी एजेंसियों से नोटिस मिलने के 1 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से कंटेंट को हटाने या डिलीट करने की कोशिश करे। वॉलमार्ट तथा फ्लिपकार्ट ने आज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया, जिससे देश भर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपनी क्षमताओं में विस्तार करने के लिए सक्षम बनाया जा सकेगा। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपने वैश्विक कर्मचारियों के लगभग 2% यानी लगभग 1600 कर्मचारियों की कटौती की है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन वाले कई बाजारों में डिमांड नोटिस, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और मनी मार्केट के कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरी में बाजार के समय को बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब से इन कैटेगरी में कारोबार का समय बढ़ाकर 9 से 5 कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। यह समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा। अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी गाइनर को रूस ने रिहा कर दिया है। इसके बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने रिहा किया है। अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी और रूसी हथियार कारोबारी बाउट की रिहाई यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के प्रयासों से हुई। स्वाप संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी हवाई अड्डे पर हुआ। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ओवल ऑफिस से ग्रीनर से फोन पर बात की, जिसमें कहा गया कि कॉल में ग्रीनर की पत्नी चेरेल भी शामिल थीं। व्हाइट हाउस ने टेलीफोन कॉल की एक तस्वीर जारी की। अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी गाइनर की रिहाई पर खुशी जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाइनर के लिए महीनों के नरक का समय खत्म हो गया है। बाइडेन ने संयुक्त अरब अमीरात को गाइनर की वापसी की सुविधा के लिए उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को 17 फरवरी को मॉस्को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। ड्रग्स रखने और उसकी तस्करी के आरोप में उसे 4 अगस्त से 9 साल के लिए एक दंड कॉलोनी में सजा सुनाई गई थी। विक्टर बाउट को 2012 में एक अमेरिकी अदालत ने अपने हथियारों से निपटने के करियर से संबंधित आरोपों में 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पेरे ने कहा कि ग्रीनर की रिहाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि ग्राइनर की रिहाई महीनों की वार्ताओं का परिणाम है, जो अमेरिकी सरकार के असाधारण प्रयासों का नतीजा है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई। एक नवीनतम जानकारी में डोनियास्क क्षेत्र के कुराखोव शहर में रूसी गोलीबारी में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बहुत भयंकर और पूरी तरह से सुनियोजित रूसी हमले के बाद प्रकाशित पुलिस वीडियो में कुराखोव शवों को दिखाया। जेलेंस्की के अनुसार हमले के दौरान विभिन्न हिस्सों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें एक बस स्टेशन, आवासीय भवन और केंद्रीय बाजार शामिल हैं। वार्षिक यूरोपीय रक्षा रिपोर्ट पेश करते हुए यूरोपीय रक्षा एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि 2021 में पहली बार यूरोपीय रक्षा खर्च 200 बिलियन यूरो से अधिक हो गया। रक्षा पर खर्च 2020 से 6% बढ़कर 214 बिलियन यूरो हो गया। उच्चतम वृद्धि वाले देशों में इटली, फिनलैंड, ग्रीस और स्लोवेनिया शामिल हैं। सऊदी अरब चीन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीनी तकनीकी दिग्गज हुआवेई शामिल है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खाड़ी देशों की नवीनतम यात्रा राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित यात्रा का एक हिस्सा है। कप्तान रोहित शर्मा, दीपक चाहर और कुलदीप सेन चोट के चलते बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे को 10 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया भर में सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने।
बीसीसीआई ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 घरेलू सीरीज के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। भारतीय टीम जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3-3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई के एक शेड्यूल के अनुसार भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जनवरी-फरवरी में 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी फरवरी-मार्च में भारत का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। फिर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। कतर फीफा विश्व कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बावजूद हैंसी फ्लिक जर्मन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच बने रहेंगे। कतर में खेले जा रहे फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल की लाइनअप तैयार हो गई है। आज पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना नीदरलैंड से होगा। अंतिम 16 के मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि क्रोएशिया ने जापान को शिकस्त दी थी। नीदरलैंड के गोलकीपर एंड्रीज नोपर्ट ने कहा है कि वो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणॉय को वर्ल्ड टूर फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक चले मुकाबले में प्रणॉय को जापान की कोडाई नाराओका के हाथों शिकस्त मिली। आदिलाबाद तेलंगाना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता शुरू होगी। रोहित शेट्टी ने घोषणा की है कि सिंघम 3 में दीपिका पादुकोण एक पुलिस अफसर की भूमिका निभाएंगी। सिंघम 3 में रोहित शेट्टी दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं। कपिल शर्मा की फिल्म ज्विगाटो केरल के 27वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली है। इस फिल्म में कपिल शर्मा के साथ शाहना गोस्वामी ने मुख्य भूमिका निभाई है। हरी हरीश के निर्देशन में बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म यशोदा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 9 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु सरोगेट मदर के लीड रोल में है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सर्कस के नए गाने करंट लगा रे को लॉन्च कर दिया गया है। नए गाने में रणवीर और दीपिका साथ में ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सर्कस 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सऊदी अरब के जिद्दाह में आयोजित हो रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणबीर कपूर ने फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने की इच्छा जताई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में क्या कीजे म्यूजिक एल्बम को लॉन्च किया गया। इस गजल को प्रतिभा सिंह बघेल ने आवाज दी है और गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। अभिनेता मनोज वाजपेयी की मां गीता देवी का निधन हो गया है। मनोज की मां का बीमारी की वजह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों में इलाज चल रहा था। केजीएफ में यश के साथ एक यादगार सीन में नजर आए कन्नड़ अभिनेता कृष्णा जी राव का निधन हो गया है। अभिनेता पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म योद्धा 7 जुलाई 2023 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में अभिनेता ने इसको लेकर खुलासा करते हुए कहा है कि इस फिल्म में आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा। अन्ना फ्रेल, ट्रेस एटकिंस, सुसान सारंडन, जोशुआ सेस और बेट टिट्टो अभिनीत मोनार्क दूसरे सीजन के लिए वापसी नहीं करेगी। सीजन 1 का फिनाले 6 दिसंबर को प्रसारित हुआ था। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।